वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज। बिजनेस जो दुनिया में हो रहा है उसको देख कौन रहा है? उसको देख तो जो सीईओ उसको देख रहे हैं इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आएगा, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आएगा, और वो कौन लेके आ रहे हैं अमेरिका के अंदर? भारतीय लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में दे आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, दे आर ऑलरेडी फ्लेक्सिंग द मसल्स। इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। अगर मैंने आपको ये अर्ज की है कि यहाँ पे टोनी बिल्किन जूइश है, जैक सुल्वन जूइश है, लेकिन कैमला हैरिस इंडियन है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी भारतीय हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स भी भारतीय हैं। इस वक्त हर बड़ी कंपनी का सीईओ भारतीय है। इस वक्त यहां पे ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी भी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी के बोर्ड पे 2-3 भारतीय ना हो तो लोग परेशान होते हैं उनके फ्यूचर के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये ट्रेंड अगर चल चुका है और चल रहा है तो ये मजीद चलेगा और ये उसी जगह पहुंचेगा जहां आज यहूदी है, जहां यहां इजराइल के आज लोग बैठे हैं। बल्कि कुछ इंचेस का फर्क रह चुका है। उसकी एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो हो चुकी है, जो पिछले हफ्ते दी वायर ने एक न्यूज बनाई थी कि ये जो ड्रोन्स हैं और बोइंग की कुछ शिपमेंट है उसको पन्नू साहब के साथ कंटीजेंट कर दिया गया, घंटों के अंदर क्लैरिफाई किया गया है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया को चला रहे हैं भारत के सीईओ। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर मोस्टली जो टॉप की 25 to 30 कंपनीज हैं, उनके जो टॉप एलीट मैनेजमेंट है वो है इंडियंस और यहूदी। अमेरिका में अगर यहूदियों को और हिंदुओं को अलग कर दिया जाए तो अमेरिका 24 घंटे भी नहीं चल पाएगा, ऐसा तरार साहब का कहना है। हमारे साथ तरार साहब मौजूद हैं और आरजू कादमी मौजूद हैं, जो कि इंडियन डायस्पोरा के टैलेंट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से भारत लगातार ग्रो कर रहा है और भारत सुपर पावर की रेस में आ चुका है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेट डिपार्टमेंट ने और व्हाइट हाउस ने कि ऐसी बात नहीं है, वो डील इज स्टिल ऑन। इस वक्त अगर ज्यूइश एलिमेंट और भारतीय एलिमेंट अगर वॉशिंगटन डीसी से खत्म कर दिया जाए, अमेरिका वोंट बी एबल टू सर्वाइव। वो काम फिर जो है वो भारतीय करेंगे। हमारे जैसे लोग तो आपको मैं इतला अर्ज है, हमारे ऊपर आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट करके भेजी है जो हम यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन सके। भारतीय बच्चा आता है यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन के आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको MIT के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। मैं जो भारत की तरक्की देख रहा हूं, उसके पीछे मुझे चाणक्य, उसके पीछे मुझे टेक्सला यूनिवर्सिटी, उसके पीछे मुझे मोहनजोदाड़ो, उसके पीछे मुझे इंडस सिविलाइजेशन नजर आ रही है। सर गंगाराम है, महाराजा रणजीत सिंह है, और उसमें और दूसरे लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको मेरे चाणक्य हीरो है। आपने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर जो है वो इंडियंस जो है वो आते चले जा रहे हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है कि अमेरिका को इंडिया की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही। उससे पहले बॉबी जिंदल थे, हिंदू फैमिली से थे, पंजाबी थे वो भी, लेकिन उन्होंने भी अपने रिलीजन को अबैंडन कर दिया था। मैं आई डोंट लाइक इट। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऋषि सोनक इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अपने हेरिटेज को सामने रखा है उन्होंने। और इसी वजह से मैं जो अगली चीज आपको ये बता रहा था, एक तो इतना अरसा व्हाइट रेस ने, ब्रिटिश ने हुकूमत की है, आपका क्या ख्याल उनको तकलीफ नहीं होती है? ऑफ कोर्स। अमेरिका के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी जाता है वो अपने आप को वॉइसराय समझता है। जब इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने जो एटॉमिक पावर को एक्सरसाइज किया था, उसके बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज कोई नहीं कर पाया। फिर जिस तरीके से ये रजीम चेंज और जिस तरीके से CIA ऑपरेट करती थी, इनके देयर वाज नो कंपटीशन, they had a monopoly। matter of fact, रशिया के टूटने के बाद, गोरबाचोव के बाद, they enjoyed the monopoly in the world। इनको तो पसंद नहीं आएगा ना कि भारत जो है एक्सरसाइज करे 7% उनकी ग्रोथ जो है उनकी इकोनॉमी की। आपका क्या ख्याल है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस वक्त भारत रेड सी के अंदर जो अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है, आपका क्या ख्याल है उसको अमेरिकन डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इश्यूज होंगे, लेकिन चॉइस क्या है?
मैं ये पूछना चाहता हूं, चॉइस क्या है इनके पास? इनके पास साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास चॉइस क्या है भारत के अलावा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आगे फ्यूचर में तो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर गुजारा नहीं है। इस वक्त मैंने अगले दिन पढ़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वालों ने डाटा जो चाहे जो मर्जी पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उन्होंने मैंडेटोरी कर दिया है कि डाटा की एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन रिगार्डलेस आप जो भी पढ़े आपने साथ पढ़नी। आरजू इनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही था कि इन्होंने पहले यहाँ पे सड़कों का और ट्रेनों का और एयरपोर्टों का जाल बिछा दिया था अमेरिका के अंदर, ऑटोबान की नकल करके इन्होंने 60s में। अब वो जाल कहां बेच रहा है, जरा आप गूगल करके देख, वो भारत में बेच रहा है। करें आप हाईवेज देखें भारत में कितनी मोदी साहब ने बनाई है। मैं मेरे साथ डिबेट करें ना इस चीज पे। भारत के अंदर नए एयरपोर्ट कितने हैं? अयोध्या में भी नया एयरपोर्ट बन रहा है। बताएं मुझे, मैं भारत जाता हूं, हर शहर के अंदर नया एयरपोर्ट खड़ा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खड़ा है। इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। और ये एजुकेशन वो है जो वो अपनी जनरेशन्स को देते हैं, जो वो तालीम दे रहे हैं अपनी जनरेशन्स को। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके IIT से लेकर उनकी यूनिवर्सिटीज, इंडिया के कॉलेजेस, इंडिया के स्कूल्स, वहां पर जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेशन दी जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग की जाती है अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की। बिजनेस जो दुनिया में हो रहा है उसको देख कौन रहा है? उसको देख तो जो CEOs उसको देख रहे हैं, इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। तो फिर ये कैसे नहीं होगा? जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है, और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे। तो दोस्तों, आपने तरार साहब का और आरजू काजमी जी का ये डिस्कशन देखा। काफी अच्छा डिस्कशन था जिसमें भारत की ग्रोथ को दिखाया गया है। भारत की ग्रोथ को अच्छे से समझा रहे हैं तरार साहब, और इनका समझाने का तरीका इस तरह का है कि भारत जिस तरह से लगातार ग्रो कर रहा है, अमेरिका बहुत ही पीछे छूट जाएगा। हालांकि आपने देखा रेड सी के अंदर, अरेबियन सी के अंदर जिस तरह से भारत की मिलिट्री फ्लैक्स हो रही है, तो इससे अमेरिका को डर तो बना हुआ है कि हमसे सुपर पावर का ताज छिन जाएगा। लेकिन इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। साउथ चाइना सी के अंदर भारत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। वहीं अमेरिका आज की डेट में इकोनॉमिकली इतना परेशान हो चुका है, इतना तंग हो चुका है कि वो भारत की तरफ ही देख रहा है। इवन अमेरिकन टॉप कंपनीज अभी भारत आ रही हैं और लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में अगर ग्रोथ हो रही है वो एक रीजन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से भी लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और 2024 में उम्मीद यह लगाई जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और इससे भारत का जो ग्रोथ है वो लगातार होता रहेगा। और ऐसे में अगर अमेरिकन कंपनीज या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आना चाहती हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, तो उसके लिए पूरा माहौल और पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे कि भारत लगातार ग्रो करे। और उम्मीद है कि 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, और इससे अमेरिका खासा परेशान भी है। लेकिन अमेरिका करेगा भी क्या? दुनिया को जो चला रहे हैं भारत के CEO, भारत के टैलेंट, और लगातार इन टैलेंट्स का बढ़ावा आपको देखने को मिला है। जैसे कि तरार साहब ने कहा, MIT के अंदर एडमिशन मिलना आसान है, जबकि IIT IIM के अंदर एडमिशन मिलना बहुत ही टफ है। इसके लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। अगर आप हिंदुस्तान से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा किस तरह से बच्चे IIT IIM की तैयारी में सालों साल झोंक देते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।